एस्पिरेंट्स। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली स्ट्रेटेजी के ऊपर ही बेस्ड करके बनाया है, क्योंकि रिसेंटली मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे वो बेसिकली प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। मैंने सीधे ही सब्जेक्ट को चुना और उस पर मैंने क्लासेस देने स्टार्ट कर दिए आपको ट्यूटोरियल वीडियोस के तहत और फिर MCQ के वीडियोस के तहत। बट जो एक ओवरव्यू होना चाहिए इस एग्ज़ाम के प्रति, WBCS एग्ज़ाम के प्रति, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। तो रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिले तो मुझे लगा कि मुझे एक्सपीरियंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है उस पर समझाना चाहिए मुझे, फिर आप लोगों को थोड़ा सा प्रबुद्ध करना चाहिए इस मामले में कि आप जब मेंस की तरफ बढ़ते हो WBCS के, तो आपको अप्रोच किस तरह रखना है, क्योंकि मेंस ही सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए हार्ड स्टफ़ है और मेंस के स्कोर पे ही और इंटरव्यू के स्कोर पे ही आपका जॉब अल्टीमेटली डिपेंड करना है। तो इसीलिए मैंने यह अप्रोच और स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक विषय से लेते हुए और उनके नुआंसेस को भी मैं समझाऊंगा और किस तरह से कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो अप्रोच मैंने रखी थी अपने एग्ज़ाम के समय में 2017 में मैं जब अपीयर हुआ था और जब मैं पास किया था मैंने WBCS, तो मेरा जो अप्रोच रहा था मैं उसी को डिस्कस करता हूं। और रिसेंट टाइम्स में जो भी इन लोगों ने अपडेट किया है उनके एग्जामिनेशन पैटर्न पे या फिर क्वेश्चन के पैटर्न पे, उस पर भी मैं फर्दर आपको ऑप्टिमाइज़ करूंगा आपकी प्रिपरेशन को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंस से, ठीक है। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आप प्री आसानी से पास कर लोगे अगर आप मेंस के प्रति ज़्यादा जागरूक हो और आपने एक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर पिछले 1 साल से आप इस पर लगे हुए हो, तो प्री आपके लिए कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं रहेगा। आपका मेजर इशू जो चैलेंजेस आप मेजरली फेस करेंगे वो स्टार्ट ही होगा मेंस से, और आपके मेंस के अप्रोच के समय वहीं से आपका स्पेशल जो चैलेंज है एक इस एग्ज़ाम को पास करना वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि GS के जितने पेपर हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस होने की वजह से आपको इन डेप्थ एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा। जिस तरह से अगर GS के चारों पेपर को आप देखते हो तो GS के चारों पेपरों में आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो उनका जो मापदंड है वो कुछ इस तरह होते हैं कि 50% ऑफ देम आर एकदम ईजी क्वेश्चंस होंगे जो 50% कवर करते हैं एग्ज़ाम के। करीबन 90 to 110 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ईजी होंगे, बट एक्सेप्ट GS पेपर 2 उसमें कुछ अलग ही तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। तो उस तरह की ईजी क्वेश्चंस को आपको हमेशा ही टारगेट करते रहना है, ईजी क्वेश्चंस आपसे गलती ना हो। उसके बाद जो मॉडरेट और एवरेज और या फिर एडवांस क्वेश्चन उसको भी आपको साइमल्टेनियस अटेम्प्ट करना है। ये तो रहा एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। अब मैं आपको एक एक पेपर के आधार पर आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्रोच रखना है अपना एग्ज़ाम के प्रति। तो आप जैसे ही ग्रुप A एंड B के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल भी साथ में आपको लेके चलना है, तो ऑप्शनल का प्रिपरेशन भी आपको स्टार्ट करना है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सबसे पहले आपको हिंदी या फिर बंगाली मीडियम्स के लिए बंगाली और हिंदी मीडियम्स वाले लोगों के लिए हिंदी। तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हिंदी को ही पकड़ता हूँ, उसको ही लेके चलता हूँ। तो जब आपको हिंदी का प्रिपेयर करना है, हिंदी के प्रिपरेशन में जब जाना है तो आपको पता है कि 40 नंबर के 5 चीज़ें आनी हैं, ठीक। उन 5 चीज़ों में ही आपको स्कोर करना है। अब इन 5 टॉपिक्स में जो 3 टॉपिक जो हर साल रिपीट होते हैं उन 3 टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो 3 टॉपिक हर साल रिपीट होने हैं। पिछले साल भी हुआ था फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से मैंने क्लोजली फॉलो किया है 2017 से, तो 2017 टू 2021 सॉरी 2020 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था वहाँ तक उस पैटर्न को WBCS ने फॉलो किया है और वो चीज़ आगे भी उसी तरह से होती रहेगी। उसमें कोई इन नियर फ्यूचर कोई चेंजेस के मुझे आसार नहीं दिख रहे हैं। तो आपको जो 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा कमांड करना है वो सबसे पहली चीज़ है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आपको अपनी बहुत अच्छी करनी है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग और एंड का मेमोराइज़ करके बीच में अपनी चीज़ें लिखनी ही रिपोर्ट राइटिंग नहीं होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप इनिशियली आपको जो लिखना है आपने वो चीज़ याद कर ली, मेमोराइज़ कर ली कहीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एंड जिस तरह से करना है आपने वो चीज़ मेमोराइज़ कर लिया, कहाँ पर डेट कहाँ पे प्लेस भरना है वो आपने मेमोराइज़ कर लिया, और बीच का जो बॉडी है उसको आप बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से डील करते हो। तो इस तरह से चीज़ों से बचो, क्योंकि आप ऐसा ना समझो कि वो 40 नंबर का क्वेश्चन है। आपको उसमें अपने आप को इस तरह से एग्जर्ट करना है, अपनी जानकारी इस तरह से बिल्कुल आपको सुसज्जित तरीके से देनी है कि उस 40 नंबर में कम से कम आपको एनीथिंग अबव 25 प्लस ही स्कोर करना है। आप उस चीज़ में उस चीज़ को लेके चलो, ठीक।
तो अगर आप बिल्कुल एवरेज अटैम्प्ट करते हो तो एवरेज अटैम्प्ट पे एवरेज नंबर ही आपको मिलेगा, वो 15 से 20 के अंदर ही वो नंबर होगा, तो जो आपको ओवरऑल नंबर में बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएगी। तो 3 चीज़ें, एक रिपोर्ट राइटिंग, दूसरी होगी प्रेसिस राइटिंग और तीसरी होगी ट्रांसलेशन। ये चीज़ आनी ही आनी है, ठीक। ये चीज़ों को अभी तक जो मैंने फॉलो किया है कि ये चीज़ें पलटती नहीं है। इन बाकी के इसके बाद जो 2 चीज़ें होती है वो पलटती हैं, कभी लेटर राइटिंग आ जाएगा, कभी कंपोजिशन आ जाएगा, कभी डायलॉग राइटिंग आ जाएगा। तो 2017 के मेंस में मैंने डायलॉग लिखा हुआ था, उस समय डायलॉग आया हुआ था, ठीक। उसके बाद कंसेक्यूटिव कंपोजिशन आ चुका था उसके बाद। तो इस तरह से 2 चीज़ें जो बदलती रहती हैं, उसमें 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में कोई 2 चीज़ें पूछ दी जाती हैं, बट जो चीज़ स्टैटिक रहनी है वो ये 3 चीज़ें रहनी है, एक रिपोर्ट राइटिंग, दूसरी प्रेसिस राइटिंग और तीसरी होगी ट्रांसलेशन। अब आप अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बोलूँ, बाकी की जो 4 चीज़ें हैं उसको तो आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर ही लोगे, बट इन 3 चीज़ों में आपको स्कोरिंग करना है। तो जो स्कोरिंग है मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, आपका अटेंशन। तो स्कोरिंग है ये 3 टॉपिक ही। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट राइटिंग लिखना शुरू करो। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी एक अच्छे फेमस जर्नलिस्ट को पढ़ो। अगर आप हिंदी में करना चाह रहे हो, आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो, तो हिंदी के बहुत सारे अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनकी वाक्य शैली जो है काफ़ी अच्छी है, जिनका बोलना और जिनका लिखना काफ़ी अच्छे, बहुत शुद्ध तरीके से वो लिखते हैं। जिसमें से 1-2 आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साइड में रख के उनको देखना, उनको पॉलिटिक्स तरीके से उनको मत देखना, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के कारण। तो आप उस चीज़ को अलग करके सिर्फ और सिर्फ उनकी हिंदी की शैली जो है उसको ग्रहण करना। इस कर्म में मैं आपको, अगर मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मैं एक भारती जी करके हैं, वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उनकी हिंदी की जो भाषा है वैसी हिंदी, गुणत्व वाली हिंदी मैंने नहीं सुनी थी किसी को बोलते हुए, तो मैं क्लोजली उनको फॉलो करता हूँ। और मैंने अपना हिंदी का जितना भी संशोधन किया है, अपनी हिंदी को जब मैंने एक बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, बट मैं एक अच्छे स्तर तक ले गया हूँ, उसको संपूर्ण तरीके से मैंने उनके कॉलम को ही पढ़ के मैंने उस चीज़ को प्राप्त किया है। किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक पे जब वो लिखते हैं, जब वो बोलते हैं, तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो इस तरह से आप भी किसी एक जर्नलिस्ट को पढ़ो, उनको कंटिन्यूस बस उसी को पढ़ते रहो, चेंज मत करना। किसी एक की भाषा शैली देख लो कि किसकी भाषा कितनी ज़्यादा रिच है, उसके बाद आप उसको पकड़ लो और उसके कॉलम्स को लगातार 2 महीने 3 महीने तक पढ़ो। फिर उससे वहाँ से आप बहुत सारे वाक्यों को, बहुत सारे शब्द को, सारांश को आप वहाँ से बिल्कुल उठा के ज्यों कहते हो अपने रिपोर्ट में लिख सकते हो। अब जब उनकी वाक्य शैली को, उनकी भाषा को जब आप उठा के अब यहाँ पे लिखो, तो उससे आपका जो रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जब मैंने 2017 का दिया था मीन्स, उसमें रिपोर्ट राइटिंग में आई थी कि जीएसटी के संबंधित कुछ था कि जीएसटी रूल डाउन कर ली गई है, तो व्यापारियों में जो खुशी है उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट लिखना था, ऐसे ही कुछ था रिलेटेड आइटम। तो उसके लिए मैंने उनका ब्लॉग पढ़ा हुआ था, उन्होंने जीएसटी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। तो मैंने एज इट इज उनके प्रोज कॉन्स को ले लिया और उसमें से कुछ बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों को, जिस तरह से उनका एक वाक्य था जो मैंने लिखा था, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था कि ये जो व्यवस्था है उसके अगेंस्ट में उन्होंने लिखा था, ये जो व्यवस्था है वो एक व्यापारी के रोम छिद्रों में अम्ल भर के उसे अवसाद की तरफ ले जा रहा है। ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली लगा था मुझे। तो मैंने उसे बिल्कुल जेब करते वहाँ से उठाया और मैंने वहाँ पे लिख दिया था अपना रिपोर्ट पे। तो इस तरह से आपको अपना एक अच्छा रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। तो किसी एक बहुत ही अच्छे भाषा शैली वाले इंसान को आप फॉलो करो, 2 महीने 3 महीने इनफ है, अच्छी एक जानकारी आपको, एक बिल्कुल वस्तुनिष्ठ जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी एक राइटर को फॉलो करो, तो आपको वो 2 से 3 महीने में वो आपको एक अच्छे जगह पे लेके चला जाएगा, उसकी भाषा शैली को अगर आप सही से पढ़ते हो तो। दूसरी रही प्रेसिस राइटिंग। देखो प्रेसिस राइटिंग बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। प्रेसिस और आप ट्रांसलेशन को पकड़ो या फिर कंपोजिशन को भी पकड़ो, तो प्रेसिस, कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके वोकेब पे डिपेंड करती है। आप कितना, आपका रिच है, आपकी डिक्शनरी जो है कितनी रिच है, आप कितने अच्छे वर्ड्स को समझते हो, कितने अच्छे वर्ड को ट्रांसलेट कर पाते हो। प्रेसिस इज ए काइंड ऑफ ए ट्रांसलेशन, प्रेसिस भी एक ट्रांसलेशन ही है। आपको ज्यों कहते हो नहीं लिखना है, उसके सिर्फ भावार्थ को समझना है, उसके भावार्थ को संक्षिप्त करना है और उसे ज्यों कहते हो बिना सब्जेक्ट को चेंज किए हुए, जो उसका भाव है भावार्थ को चेंज ना करते हुए उस चीज़ को लिखना है, तो वो भी एक काइंड ऑफ ट्रांसलेशन ही है, ठीक है। उसमें बस शब्दों का कुछ आपका लिमिटेशंस है कि आप इससे ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते 1/3 से ज़्यादा, बट आपको जो इवन वहाँ पे करना है वो भी ट्रांसलेशन ही है ए काइंड ऑफ। तो उसके लिए बट आपको वोकैब आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश को या हिंदी को, दोनों का सेम अप्रोच से ही आप समझ सकते हो। तो उन दोनों चीज़ों के लिए आपका जो शब्दकोश है वो बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अपने शब्दकोश पे काम करो, शब्दकोश के साथ साथ
बहुत सारे लड़कों के ग्रामर्स बहुत बुरे होते हैं, तो ग्रामर्स को भी ध्यान दो कि जब आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो वाक्य शुद्ध हो, ठीक है, उसकी शुद्धता पे ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर ही होते हैं जो चेक करते हैं। तो उन्होंने नेट जीआरएफ पास किया हुआ है, वो अपनी पढ़ाई में अपनी किसी विषय को लेकर, अगर वो हिंदी का पेपर चेक कर रहे हैं तो हिंदी में उनकी महारत तो होगी, महारत के लेवल को तो उन्होंने टच कर ही रखा है। तो आप उनके समीप आपने कुछ चीज़ें गलत लिख दी, आपके कुछ वाक्य गलत रहा या आपके कुछ शब्द गलत रहे, तो वो चीज़ें उनको बहुत बुरी लगती है कि इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को कोई गलत कैसे लिख सकता है। तो इसीलिए अगर आपका वाक्य जो है, आपकी जो शैली है बहुत अच्छी प्रभावित नहीं भी है, फिर भी आप गलतियों से बचें, त्रुटि ना करें। अगर आप वर्ड्स को गलती लिखते हैं, वाक्य की रचना गलत करते हैं, तो इससे वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं, जिससे वो आपके नंबर्स को तुरंत ही काट देंगे। अगर आप 25 से 30 तक पाने वाले प्रार्थी होंगे, आपका अगर जो वाक्य है, जो आपने जिस तरीके से रिपोर्ट या प्रेसिस को लिखा हुआ है, अगर उसमें आपने कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को गलती कर दिया है, या 4 से ज़्यादा वर्ड अगर आपने गलती कर दी है, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि 4 से अगर ज़्यादा वर्ड आपने गलती की है, तो कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 या 5 नंबर का वो झटका आपको दे जाएगा। आपको 4 या 5 नंबर की हानि होनी ही होनी है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वर्ड्स को गलती ना करें। आपको बस छोटे छोटे सुसज्जित वर्ड ही लिखने हैं, तो उसमें आप पहले रफ़ कर लें, ठीक है। इस चीज़ को, हाँ, ये चीज़ अपना ध्यान रखना कि आपको रफ़ करना ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 घंटे दिए गए एग्जाम में तो आप बस ये हो गए और जैसे ही आपने पढ़ा और जो भी आपके मन में आया आपने तबातोड़ लिख दिया। ऐसी गलती मत करना। सबसे पहले रफ़ बनाना, रफ़ में आपने वाक्यों के खांचे को बना लेना कि मुझे किस तरह सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करना होता है। जिस तरह मेरे जो थे वर्ड जो जीएसटी के ऊपर था, तो मैंने जीएसटी को सबसे पहले क्या किया, जीएसटी पे एक संक्षिप्त छोटा सा उसको परिभाषित किया। उसको अपने जो भी पढ़ने वाले हैं उनको मैंने समझाया कि ये जीएसटी है क्या, ठीक। उसके बाद इस तरह से आपको उसका जो फ्लो है, आपको फ्लो को मेंटेन करना है। उसके बाद कहीं अंत में जाके आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है। तो उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं रफ़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रफ़ करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले अच्छे से रफ़ करना, लास्ट के जो 2 पेजेस हैं उस पर रफ़ करना है। होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ के संदर्भ में लिखना स्टार्ट करते हो तो अचानक से कोई चीज़ क्लिक कर जाती है आधे घंटे बाद, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपने रफ़ करके रखा हुआ है, उसको फाइनल कॉपी नहीं किया हुआ है, तो क्या होगा, वो फिर से आप पीछे जाकर अपने रफ़ में उस वर्ड को, उस पूरा का पूरा वाक्य को शामिल कर सकते हो और फिर उसको वहाँ से उठा के आप अपना फेयर करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 3 चीज़ें जो मैंने बताई, प्रेसिस, ट्रांसलेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इन तीनों का रफ़ कर लेना। इसको एक ही बार में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन है जो आप एक बार में लिख सकते हो, बट कोशिश करना ये 3 जो मेन चीज़ें हैं इसको कभी भी आप सीधे सीधे ना लिखो। पहले रफ़ करो, रफ़ में करेक्शन करो, वर्ड को देखो, उसके वाक्य की संरचना को देखो। उसके बाद जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ कि हाँ इसमें कोई भी ऐसी त्रुटि मुझे नहीं दिख रही है, तब कहीं जाकर उसको आके फिर फेयर करो, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी एंड इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये 3 चीज़ें हिंदी में भी एज इट इज़ और इंग्लिश में भी एज इट इज़ आपको बिल्कुल तैयार करनी है। एक रिपोर्टाज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इस पर अभी से ही काम करना शुरू कर दो। अगर 2021 के मेंस में आपको लगता है कि आप अपीयर हो गए, आपका अच्छा गया है प्री, ठीक, तो इसी तरह से सबसे पहले आप स्टार्ट करो। तो जब हिंदी और इंग्लिश पढ़ोगे तो रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, इस पर बहुत अच्छे से काम करो, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही आपको 90 से 95 नंबर तक दिला सकती हैं। कोशिश करो कि इन तीनों चीज़ों में मिला के आपको करीबन 80 से लेकर 100 के बीच में नंबर हो। अगर आप इन तीनों में ही 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो बाकी का जो 2 है, अगर उसमें आपने मॉडरेट भी स्कोरिंग किया, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन देते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी टफ होता है, उसमें से 5 नॉर्मल क्वेश्चन दे देंगे 6, उसके बाद 2 नंबर के या 4 5 नंबर के भी कुछ देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उस चीज़ को डील करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको उस पैसेज को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, फिर आंसर करना पड़ेगा। स्कोरिंग तो इवन वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, बट फिर भी आपको इन 3 चीज़ों पे ही सबसे ज़्यादा काम करके जाना है। घर से आप जो सेल्फ प्रिपेयर करोगे उस इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। जब आप इन 3 चीज़ों को प्रिपेयर करोगे तो आपको एनीथिंग एबव 110 प्लस ही पाओगे आप, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आप हमारी इंग्लिश तो ऐसी अच्छी होती है क्योंकि ग्रेजुएशन में पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। तो आप अपने वोकेब पे थोड़ा सा काम करके, अपने वर्ड्स पे काम करके और अपने सेंटेंस में काम करके आप इस चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो मेंस में इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों में कम से कम 100, दोनों को कंबाइंड करके कोशिश करना है कि 220 से प्लस ही हो। एनीथिंग एबव 220, उससे कम कुछ मत करना। अगर उससे कम रहा तो, अगर उससे भी कम स्कोरिंग पे आप जा रहे हो तो 100 से नीचे आपको रखना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। ये चीज़ कब होगी, जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से, ठीक।
तो ये तो रहा हिंदी एंड इंग्लिश का स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करने के लिए। बाकी के जो 4 चीज़ें मैंने छोड़ दी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। आपको डायलॉग लिखना है, आपको कॉम्प्रिहेंशन लिखना है, ठीक है। तो उस तरह की 4 चीज़ें भी अलग अलग से धीरे धीरे आप उसको भी तैयार कर लेना, कॉम्पोजिशन से लेकर सबको। वो अलग से 3 या 4 चीज़ें होती है जो पूछते हैं वो लोग घुमा घुमा के। तो उन 4 चीज़ों, डायलॉग राइटिंग भी है, डायलॉग राइटिंग भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। अगर आपने अच्छे से ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया है, प्रेसिस प्रिपेयर किया है, रिपोर्ट प्रेसिस आपने प्रिपेयर किया है, तो रिपोर्ट और डायलॉग राइटिंग कहीं कहीं पे साथ में जुड़ती है। रिपोर्ट में एक पास्ट में लिखना है और रिपोर्ट और उसको डायलॉग आपको प्रेजेंट में लिखना है कि प्रेजेंट में आप किसी से बात कर रहे हो, बट उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कहीं ना कहीं से एक हॉट या करंट टॉपिक होगा या फिर एक बहुत जनरलाइज टॉपिक ही देते हैं आपको, उस पर लिखना होता है। तो जनरलाइज टॉपिक पे या फिर करंट टॉपिक पे लिखने के लिए आप रिपोर्ट अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, जिस तरह से मैंने बताया किसी अच्छे जर्नलिस्ट का, इंग्लिश में है तो किसी अच्छे इंग्लिश जर्नलिस्ट का पढ़ो और हिंदी में है तो किसी अच्छे हिंदी जर्नलिस्ट का, ठीक है। वहाँ से आप ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से संभावित तरीके से तैयारी कर लोगे। अब रहा जीएस का पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 आपको पता है कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के लिए उसके लिए भी मैं अपने वीडियो डालूंगा, ठीक है। किस तरह से आप ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करोगे या फिर ट्रांसलेशन के मैं कुछ डालूंगा और उसमें करके मैं दिखाऊंगा ट्रांसलेशन की, आप किस तरह से ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हो। प्रेसिस में भी वही करूँगा मैं। प्रेसिस के एक बड़ा सा या 2 पैसेज देके उसको मैं अलग अलग 3-4 तरीके से प्रेसिस को अलग अलग लिख के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से आप अलग अलग तरीके से प्रेसिस को डील कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। अब रहा जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 में जैसे आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है और उसमें वेस्ट बंगाल की कुछ ज्योग्राफी रहती है। तो वेस्ट बंगाल के मोटे मोटे तौर पे ज्योग्राफी पढ़ लेना, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं मैक्स टू मैक्स। और उसके बाद कुछ अलग डीप क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल को लेकर, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, उतना ज़्यादा उसको अटैम्प्ट करना जरूरी नहीं है। बट ज्योग्राफी और हिस्ट्री को आप पकड़ो। तो हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छे से, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेशनल मूवमेंट अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये पूरे के पूरे 100 जो कि हिस्ट्री का डेडिकेटेड है, उस 100 में आप कम से कम 40 से 35 से 45 के बीच में सिर्फ नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनल मूवमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना। बाकी का ज्योग्राफी में पढ़ा ही रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, तो मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना, वहाँ पे जाना। और इंडियन हिस्ट्री के भी मैं वीडियो डालना शुरू कर दूँगा धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नेशनल मूवमेंट को प्रिपेयर करना, जिससे कि आपका नंबर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसमें जो नंबर है, जो कि आपको सिलेक्शन पाने के लिए जितना नंबर लाना है इसमें, तो इसमें आपको एनीथिंग अबव 130 ही रखना है, 130 से नीचे मत रखना इस पर। अगर 130 से नीचे रखोगे फिर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 130 नंबर इस पर। अब आता है जीएस पेपर 2, जो कि संभावित सबसे ज़्यादा टफ पेपर है। जब मैं भी अपीयर हुआ था तो इस पेपर में मेरे कम से कम 71 समथिंग ही कुछ आए थे। तो इस पेपर में कभी भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि आप अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे इस पेपर से तो ये हमेशा आपको धोखा देगा, ये आपको डिच करेगा। जब ये धोखा देगा तो आप क्या करोगे, अनफोर्स्ड एरर करके आओगे वहाँ। अगर आपने माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि इस पेपर में आपको 100 प्लस रखना है या फिर 120 प्लस लाना है, तो अगर इस माइंडसेट से जीएस पेपर 2 जाते हो जनरल स्टडी के, तो ये आपकी एक बहुत ही गलत अप्रोच होगा, क्योंकि इस पेपर में नंबर आना है नहीं ज़्यादा। 120 प्लस आना बिल्कुल संभावित नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो भले आ सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है। बट ऐसा सोच के जाना परीक्षा में, इस तरह से अपने आप को इतना ज़्यादा वो करना, वो सही नहीं होगा। ये स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी। अगर पेपर टफ आ गए तो आप वहीं पर डिप्रेस्ड हो जाओगे, और फिर आपके अपना टारगेट जो अपने माइंडसेट में, अपने सबकॉन्शियस में अपने रख रखा है कि हाँ मुझे इसमें 110 प्लस लाना है, तो आप उस तरह से वहाँ पर जाके बिल्कुल अनफोर्स्ड एरर करना स्टार्ट कर दोगे। हल्का सा जो लगेगा ऑप्शंस देख के कि हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, तो आप सीधे से उसको टिक मार दोगे, जो कि आपको एरर करवा के जो आप एक्चुअल नंबर पा सकते थे उससे भी कम हो जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है, इस पर एनीथिंग अबव 70 इज इनफ, ठीक। आपको यही रखना है 70 से 100 के बीच में आप माइंड सेट लेके जाओ। अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, वो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बट कभी भी ऐसा मत सोच के जाना है कि नहीं मुझे इसमें किसी एनी हाउ 100 या 120 लाना ही लाना है। इस तरह का अप्रोच इस पेपर के लिए बिल्कुल ही गलत है। ये आपको नेगेटिव मार्किंग करवाएगा ये, ठीक है। अगर आप इस पे तोड़ के अगर समझना चाहो, इसको तोड़ के अगर पढ़ना चाहो, तो आप इस पे जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन से लेके इन्वायरमेंट पे जितने टॉपिक्स हैं उसको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और करंट अफेयर को, तो इसमें कुछ अच्छे नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं। और जनरल नॉलेज का अगर आप तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट सर्विस की, तो जनरल नॉलेज के यहाँ इतर तितर लोग पढ़ते ही रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ कॉमन मिल ही जाते हैं। और बाकी साइंस का जितना अच्छा से पढ़ के जा सकते हो जाओ, ठीक है। अगर इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर किसी सब टॉपिक को अच्छा से प्रिपेयर करना है तो वो 2 ही हैं, एक करंट अफेयर और दूसरा है इन्वायरमेंट, ठीक।
इसमें अगर जब मैं अपने वीडियो बनाऊंगा इस पे, तो मैं इन्वायरमेंट और करंट अफेयर को ही ज़्यादा अच्छा से वो करके एक कॉम्प्रिहेंसिव करके 1 या 2 वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो देख लोगे तो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक, अब आता है पेपर 3। पेपर 3 याद रखना, ये एक तरह से ये भी काफ़ी ज़्यादा ही नंबर लाने का जगह है। पेपर 3 आपको पता है जीएस पेपर 3। अब होना क्या है, उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स पूछना है। तो पॉलिटिक्स क्या है कि पॉलिटिकल जो मैंने पेपर देखा है अभी तक का, तो पॉलिटिक्स में अब उनके पास पूछने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, डेप्थ वो ज़्यादा जा नहीं सकते। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ से कभी कभी कोर्ट केसेस के बारे में जिक्र करते हैं कि कौन सा कोर्ट केसेस किसको डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ वहाँ से अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहो तो शेड्यूल से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। इस तरह से यहाँ वहाँ की जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल पैराज, स्पेशल अमेंडमेंट्स पूछने लगते हैं। तो इसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो। मेरा बोलना ये कि यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस जो है बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर्स। इस पे क्या है कि आपको पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा ही जोर देना है। पॉलिटी पे आप जितना ज़्यादा जोर दोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग हो जाएगा आपके लिए। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स अभी जो रिसेंट का 2-3 साल इकोनॉमिक्स का पेपर रहा है उसमें मैंने ध्यान दिया है कि इकोनॉमिक्स में अब करंट अफेयर ट्रेडिशनल तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, प्लस अब करंट अफेयर भी इन्होंने धीरे धीरे ऐड करना शुरू कर दिया है। और वो करंट अफेयर कुछ ज़्यादा ही टफ होते हैं, जो चीज़ देखा मैंने, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेसिस होते हैं। आपको उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह की एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा। तो जब कोई एग्जैक्ट डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो कभी ना कभी वो मिसलीडिंग एंड कन्फ्यूजिंग होता ही है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है तो आप गलती कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है, इकोनॉमिक्स कंपेयर टू पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और भी छोटा है सिलेबस इकोनॉमिक्स का। अगर आप उसमें देखो, जाके साइड में देखो, जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है वो आरबीआई समथिंग और थोड़ी प्लानिंग वगैरह 5-6 ही उन्होंने सब टॉपिक दे रखा है। ठीक है, बट क्या इसमें स्कोप ज़्यादा है क्वेश्चंस पूछने के, क्योंकि करंट अफेयर भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसलिए इस पेपर में सबसे ज़्यादा आपको पकड़ना है वो है पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से तैयार करो, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पोर्शन को आप अच्छे से करके जाओ। अगर 100 नंबर में यहीं पर आपने अगर 70+ स्कोर कर लिया तो बचा इकोनॉमिक्स में आप अगर 50+ ही करते हो तो भी आप एग्रीगेट में 125 या 130 तक जा सकते हो। इसमें कम से कम आपको 120+ ही रखना है इस वाले पेपर में आप 120 या 25 से कम मार्किंग करते हो तो ओवरऑल आपको फिर इंटरव्यू में जाकर अपना नंबर को पुल करना पड़ेगा फाइनल कटअप के लिए। ठीक है, अब आता है चौथा पेपर जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, इसी पेपर में आपको स्कोर करना है। जितना भी जो जीएस पेपर 2 में जो आपने कम किया था, ऑन एन एवरेज से आप काफ़ी ज़्यादा कम आपने मार्क किया है, वो आपको जाके इसकी भरपाई करनी है जीएस पेपर 4 में, जो कि रीजनिंग एंड अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर आपने प्रिपेयर कर रखा है, जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए तो फिर वो मैथ बिल्कुल ईजी है, वो तो आप बिल्कुल धड़ल्ले से कर लोगे। बट जो लड़के नहीं करते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करें किसी मैथ का एक अच्छा सी बुक ले लें, उसको फॉलो करें अर्थमेटिक के बुक को, और टाइमिंग मेंटेन करें। इस वाले पेपर में सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग ही फैक्टर है। वैसे इस वाले पेपर में एनीथिंग एबव 150 आराम से पाया जा सकता है, इवन 170, 178 समथिंग, मेरा 181 समथिंग था इस पेपर में। आप इसको आराम से पा सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जहाँ पे धोखा खा जाते हैं, यहाँ पे जो अंडर परफॉर्म करते हैं वो स्पीड पे, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन मैथ के, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के अटैम्प्ट करने हैं विदिन 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर में 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से टाइमिंग को मेंटेन करना है। इस पेपर में ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अर्थमेटिक में नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, कभी ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं। तो नॉर्मली क्वेश्चन करो, बट उसको विदिन सेकंड्स करने की कोशिश करो। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, एवरेज का, कोई परसेंटेज का कोई चैप्टर स्टार्ट किया है, तो चैप्टर में अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो 50 क्वेश्चन आप 30 मिनट में कर लो। 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जितना भी है, तो 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में करने की आप स्पीड लाओ। अगर 50 क्वेश्चन को 30 मिनट में करने की स्पीड लाते हो तो क्या होगा कि जो टफ क्वेश्चन होंगे उस पर आप अच्छा ज़्यादा समय दे पाओगे। रीजनिंग के कुछ टफ होते हैं तो उस पर समय दोगे तो वो फिर आपको ओवरऑल एग्रीगेट में आपके मार्क को बढ़ाएगा। इसमें आपको जितना भी रखना है एनीथिंग वो 150 ही मार्क करना है। ठीक है, अच्छा अब रहा है रीजनिंग में कुछ लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैंने देखा भी है कि रीजनिंग में उनका जो है, जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, उसमें रीजनिंग का एनालिटिकल जो पार्ट है उसको ध्यान दो। लोग क्या होता है कि सीरीज वगैरह इस तरह के करके जाते हैं, इन सब चीज़ों में ही पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो एनालिटिकल वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। अगर एनालिटिकल वाला पार्ट देखो, एक तो लॉजिकल डिडक्शन है, ठीक है, उसके बाद फोर्सफुलनेस ऑफ सेंटेंस है, फिर इम्प्लीकेशन ऑफ सेंटेंसेस है, एक परसेप्शन टेस्ट भी है उसमें। तो इन 4-5 जो अलग से जो सिर्फ एनालिटिकल
पार्ट्स है, ठीक है, जिसको आपको एनालाइज करके आंसर देना है, उसको सेपरेटली प्रिपेयर करना, क्योंकि उससे भी 15-20 क्वेश्चन रहेंगे और वहीं पे लोग एरर कर जाते हैं या फिर उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज़ भी एक तरह से आपको अलग दूसरे स्टूडेंट से आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी आप प्रिपेयर करना, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वहाँ से भी आपने अगर 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक पे, एनालिटिक पे, तो एनालिटिक से आप 15-20 में आप एनीथिंग 8 से प्लस ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। होता क्या है कि लोग जैसे कि फोर्सफुल ने वो सेंटेंस पूछी या फिर इम्प्लीकेशंस पूछ दिए सेंटेंस का, तो हल्का हल्का कुछ समझ के और अपने से कुछ करके गलती करके चले जाते हो। तो वो गलती करके एक तो आपने सोचा कि वहाँ पे मुझे 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर तो मिलना है नहीं, प्लस उस पर आप अपने एरर लगवा लिए और जो 2 नंबर अलग से पाए थे, 2-2.5 नंबर, वो भी चले गए आपके, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को तैयार करना, इसमें मैथ को प्रिपेयर करना, एक जनरल अर्थमेटिक का बुक लेके रीजनिंग प्रिपेयर कर लेना। रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आ रहे हैं आज के, बट जो एनालिटिकल पार्ट है उसको मत छोड़ना। लोग यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट को ही छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस इसके लिए इतनी स्ट्रेटेजी काफ़ी है। बाकी अगर बन पाए तो मैं मैथ का भी क्लासेस करवा दूंगा इसमें। तो ये तो रहा पूरा जीएस का पेपर, ठीक है। जीएस के पेपर में किस जगह आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है या फिर कहाँ स्कोरिंग है वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद जो करना है, आपने सिलेबस तो आपको पूरा कवर करना ही है, ठीक है, बट जो चीज़ें जहाँ पे आपको लगती हैं कि यहाँ से आप स्कोरिंग कर सकते हो, तो उस चीज़ को एक अलग लेवल पे ले जाना, ठीक है। एक अलग ही लेवल पे ले जाओगे तो वो चीज़ जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। अब रहता है सब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट में मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में बोल नहीं सकता, ठीक है। जो मैंने दिया था उस पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने जो दिया था वो सोशियोलॉजी था, मैंने सोशियोलॉजी को लिया था क्योंकि मैंने यूपी पीसीएस में भी सोशियोलॉजी दिया था, तो मैंने सोशियोलॉजी को ही ऑप्ट किया था WBCS में। तो सोशियोलॉजी का क्या है कि पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 क्या होता है, वो बिल्कुल कन्वेंशनल है, ठीक है, जिसमें मार्क्स से लेकर सारे थिंकर्स के हैं और जितनी भी और अदर्स टॉपिक है वो सारे के सारे कन्वेंशनल है, ठीक है। उस पर आप अपने से ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाओगे। हाँ, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर मार्क्स का थ्योरी ऑफ एलिनेशन आपसे पूछ दिया गया कि मार्क्स का थ्योरी ऑफ एलिनेशन क्या है, तो आप उसमें एलिनेट दिखाने के लिए लेबर के एलिनेशन को आप किसी छोटे से एग्जांपल के साथ, यहाँ पे जैसे हमारे बंगाल में जूट फैक्ट्री को लेकर जितना एलिनेशन हो रहा है, जिस तरह से लोग अपने वर्क फोर्स से एलिनेट हो जाते हैं, उस पर आप छोटे मोटे एग्जाम्पल दे सकते हो करंट के, बट उसमें कुछ ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें आप बस आपको रटना है और लिखना है। बट जो स्कोरिंग हो जाता है वो पेपर 2 स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप अपने से लिख सकते हो खुद से, ठीक। अब जिस तरह से पेपर 2 मान लो कुछ 2-3 तो इंडियन सोसाइटी पे है, तो 2-3 तो है घूरे वगैरह के कुछ हैं थिंकर्स है, जो इंडियन सोशल थिंकर्स हैं, उनके कुछ कुछ होंगे, बट उसके अलावा बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जिसपे आप खुद लिख सकते हो। जिस तरह से सेकुलरिज्म है, अब इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में अगर आपको लिखना बोल दे और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है वेदर इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट और नॉट, ठीक है, या फिर अपने सेकुलर स्ट्रक्चर को हमें बढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना चाहिए, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं अपने सेकुलर छवि को बचाने में, सोसाइटी हमारी कितनी सेकुलर है या नहीं है, सोसाइटी के कितने मापदंड होने चाहिए सेकुलरिटी को चेक करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक पे बहुत अच्छा पढ़ाई किया है आपने और छोटे छोटे अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो इस टॉपिक पे बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो पेपर 2 जो है वो हमेशा स्कोरिंग रहता है कम, और पेपर 3 जो है इसका पेपर 1 एंड पेपर 2 है, तो पेपर 1 कन्वेंशनल होगा और पेपर 2 जो होगा वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स उसमें होंगे। तो आप पेपर 2 में अगर सोशियोलॉजी को ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो मैं सोशियोलॉजी की भी वीडियो बना दूंगा, किस तरह से आपको रटने वाला नहीं बनाऊंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग वाला बनाऊंगा, और अंडरस्टैंडिंग वाला बना के संग संग आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि इस चीज़ को किस तरह से अच्छे से लिख सकते हो बेहतर तरीके से। कोशिश करना खुद से लिखने की, पेपर 2 में खुद से लिखोगे तो ज़्यादा मार्किंग मिलेगा हमेशा, ठीक है। रटी रटाई चीज़ लिखोगे तो मार्क तो मिलेगा, क्योंकि हम तो इंग्लिश वर्जन में लिखते हैं, हिंदी स्पीकिंग लड़के, तो इसी तरह से हमारा एक एडवांटेज होता ही है कि अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो थोड़ा सा टीचर भी है, थोड़ा सा आपको मार्क अच्छा देता है, और आपकी गलतियों में, छोटी मोटी गलतियों में आपको वो अनदेखा कर जाता है वो, बट आप इस चीज़ में और अच्छा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपने वर्ड्स लिखने की कोशिश करना पेपर 2 में, तो आपको अच्छे एक नंबर मिल जाएगा। अगर आप दोनों पेपर को मिला के चलो तो दोनों पेपर में आपको 200 मेंटेन करना ही है, 100 और 100 करके। अगर आपने पेपर 2 में 100 से कुछ कम स्कोरिंग किया तो सेकंड वाले पेपर में उसकी भरपाई कर लो, और आपने इसमें 100 कर ही लिया है तो पेपर 2 में जो है आप 110, 120 या इवन 130 के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छा लिख सकते हो। अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को अच्छे से फॉर्मुलेट करना सीखो, किस तरह से आंसर को फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर आपसे कुछ इस तरह से कंटेम्प्रेरी चीज़ें पूछी गई हैं, या फिर आपको बोला गया है कि आप इस पर एनालाइज करें या फिर क्रिटिकल एवोल्यूशन करें, तो इस सारे कीवर्ड्स को पकड़ना। कभी कभी क्रिटिकल एवोल्यूशन का मतलब कुछ अलग होता है, एनालाइज करने का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इस कीवर्ड्स को पकड़ते हुए उसने जो चीज़ डिमांड की है आपसे उसी चीज़ पे लिखा,
अगर आपको क्रिटिकली किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है और आप उसको सिर्फ एनालाइज करके छोड़ के चले जाते हो तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, ठीक है। एनालाइज करना और क्रिटिकली इवेल्युएट करना बहुत अलग होता है। एनालाइज में आपने बस लिख दिया, छोड़ दिया, बट जब क्रिटिकली आप किसी चीज़ को देखते हो एज ए क्रिटिक के तरीके से, तो आपको उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू में देना होता है, और जो आपको लगता है इसमें सुधार की कोई चीज़ें हैं उसको भी आपको वहाँ पे मेंशन करना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स को लेके अच्छे से आप अपनी वाक्य शैली पे काम करोगे। अगर आप हिंदी, जिस तरह मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए बोला था, अगर आप एक अच्छा राइटर को फॉलो करते हो तो वो धीरे धीरे आपको भी रीच कर जाएगा। इससे आपकी अपनी सब भाषा है, आपकी शब्द शैली जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीच हो जाएगी। तो इस चीज़ों का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट जो है प्रभाव आपके अदर्स पेपर में भी दिखने के लिए मिलेगा। तो ये तो रहा सारे पेपर्स का, जीएस का। इंटरव्यू के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक जो लड़का हिंदी स्पीकिंग है, स्पेशली हम लोगों के लिए, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो किस तरह से आपको इंटरव्यू को डिक्टेट करना है, किस तरह से इंटरव्यूअर्स को मैनिपुलेट करना है, किस तरह से अपने आंसर्स को प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस की जगह आपके क्वेश्चंस के आंसर से ही, क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है आपसे और आपने जो आंसर दिया उसी से निकाल के वो फर्दर क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू को खुद से भी चाहो तो एक डायरेक्शन दे सकते हो। आप अगर उस तरह से आंसर को प्रिपेयर करते हो और अपने आंसर में ही कुछ कीवर्ड्स छोड़ देते हो, तो उससे वो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है वो उस कीवर्ड्स को पकड़ेगा और उस कीवर्ड्स से आपको फर्दर क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर आपने अपने आंसर्स को घर पे पहले से प्रिपेयर कर रखा है, या अगर मुझसे पूछा जाता है, आप जिस तरह मान लो मैंने सोशियोलॉजी लिया हुआ था ऑप्शनल में, तो मुझे पता था कि सोशियोलॉजी में वो किस किस चीज़ों पे पूछ सकते हैं। तो जिस तरह की मेरे सिस्टम पे क्वेश्चन, मुझे पता था कि मेरे सिस्टम पे लोग साधारणतः क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो मैंने मेरे सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मुझे पता था कि चलो एंसेंट इंडिया में 8 तरह की मैरिज होती थी, तो मुझे किस मैरिज पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है कि फर्दर वो उसी मैरिज के बारे में मुझे डिस्कस करें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स को अपने आंसर में इस तरह से लूज इंड्स को छोड़े जाओ कि वो उसी चीज़ को पिक करे और फिर उससे तुमसे क्वेश्चन पूछे, और ऑलरेडी तुमने उस चीज़ को प्रिपेयर कर रखा है अच्छे से, तो वहाँ पे बहुत अच्छे बोल पाओगे, प्रभावशाली तरीके से वहाँ पे अपने आप को दर्शा के आओगे। तो इससे भी काफ़ी अच्छा मिलता है, इसके भी अच्छे रिस्पॉन्स होते हैं और इसके अच्छे मार्किंग होती है इससे। तो इंटरव्यू के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू को कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो रहा जीएस के पूरे पेपर्स के नंबर जो मैंने बताए थे, वो आप अच्छे से समझ लेना, जिस तरह से मैंने सारे ऊपर से नीचे तक नंबर्स बोले थे। अगर आप उन चीज़ को फॉलो कर दोगे तो आपके कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबर पे आओगे, और इंटरव्यू में अगर अच्छे से आपने कर लिया, अपने आप को वहाँ पे दर्शाए इंटरव्यू में, अपने बिना पैनिक हुए और अपनी बंगला को अच्छे से रख के आपने अगर वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, तो एक अच्छी नंबर इंटरव्यू में भी आप प्राप्त कर सकते हो और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ सकता है। अगर ग्रुप बी के लिए चाहना चाहते हो, डीएसपी के लिए, तो जितना नंबर मैंने बोला था इस सब्जेक्ट के लिए, उसको तो आपको बेयर मिनिमम है, उतना तो आपको लाना ही है। पर उससे अगर अच्छा कुछ कर पाओ, जिस तरह जीएस का पेपर 4 है, मैथ का और अर्थमेटिक का और रीजनिंग का, उसमें मैंने 150 बोला है, बट आपको उस पर कम से कम 170, 170 या 180 तक लाने का टारगेट करना है, या फिर उसको लाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो रहा जीएस का पेपर, मैंने एनालाइज कर दिया, मैंने टॉपिक्स को बता दिया, सब टॉपिक्स को बता दिया कि कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है और कहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो रहा मेरे जीएस के पेपर पे। इसके बाद मैं अलग से एक इंटरव्यू के लिए अलग से एक बना दूंगा, और सब्जेक्ट के राइटिंग स्किल्स के बारे में, किस तरह से राइटिंग स्किल करना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़कों को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ को अगर राइट करते हो तो किस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। लिखने में एक जो फ्लो मेंटेन करना होता है, क्रिएशन जो होता है, जो क्रिएटिव इंसान होता है, वो शून्य से एक हीरा बना सकता है। शून्य से, आपके पास सिर्फ कलम है और कुछ नहीं है, उस कलम से आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो कि पढ़ने वाला आपकी प्रबुद्धता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए, उसे ऐसा महसूस होगा कि किसी प्रबुद्ध इंसान का मैं लेख पढ़ रहा हूँ, है ना, वो विवेकशील है। और फिर उसी पेन से आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वो पढ़ने वाले को जमाई आने लगे कि क्या लिख रहा है इसने, क्या मतलब कचड़ा परोस दिया इसने, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ पे भी काम करो, अपने लिखने की स्किल पे, राइटिंग स्किल पे आपको अच्छे से काम करना है, क्योंकि वहीं आपका नंबर दिलवाना है, उसने ही आपने नंबर दिलवाना है उसको। क्योंकि अगर आप अपने ऑप्शनल को पकड़ो और हिंदी इंग्लिश को पकड़ो, तो कम से कम 800 नंबर को तो सिर्फ आपको राइट करके आना है वहाँ पे। तो 800 नंबर के, जब आप 800 नंबर लिख के आ रहे हो पूरा का पूरा, तो आपको अपने राइटिंग स्किल पे काम करना ही है, जिससे इन 800 नंबर में आप अच्छे से कुछ नंबर पा पाओ। अगर एवरेज कोई लड़का 350 नंबर पा रहा है इन 800 में, तो अगर आपने अपने राइटिंग स्किल पे बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसी जगह 415 या 425, 430 तक आप पा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिखने की शैली के आधार पर, ठीक है। तो इसलिए आपको अपने राइटिंग स्किल पे भी काम करना है। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस कुछ बनाऊंगा, मैं टिप्स देने के लिए, प्रेसिस राइटिंग के, इन सब पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा,
जिससे आपको एक कम्प्रिहेंसिव एक आउटलाइन, मोटे मोटे तौर पे आउटलाइन तो आपको मिल जाएगा कि आपको किस दायरे के अंदर रह के, किस चौहद्दी के अंदर रह के आपको लिखना है और अपने आप को वहाँ पे जाके प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो जीएस के लिए। होप आप लोग को स्ट्रेटेजी समझ में आई हो, जीएस के किस पॉइंट को आपको कितना ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के लिए अलग से बना दूंगा। फिलहाल तो मैं अपने ज्योग्राफी वाले सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।